Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 अप्रैल 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है, हंगरी को काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। जो नीचे ऑप्शन में आपको अलग अलग शेड्यूल्स के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो मेंशन्ड हैं। ऑप्शन ए सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी एट्थ शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों थंबनेल में मेंशन किया गया है कि भारत ने रचा इतिहास, और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अभी देखो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने जो नैनो डीएपी है इसको लॉन्च कर दिया है, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट वाला जो फर्टिलाइज़र है इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको कहिए ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, नहीं, इसके आगे नैनो भी लगाए, ध्यान रखना। और दुनिया का ये पहला नैनो डीएपी फर्टिलाइज़र है। ये मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा रिलेवेंट कंटेंट है यहाँ पर। समझेंगे कैसे कई सारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इसके रिगार्डिंग मिल सकते हैं। तो अभी ढेरों आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि जो नैनो डीएपी फर्टिलाइज़र है वो अभी लॉन्च कर दिया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अमित शाह लॉन्चेस फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी टू कट फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट बिल। और ऐसे ही और भी आर्टिकल यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फर्टिलाइज़र होता क्या है। देखो हम लोग जब भी खेती करते हैं उसके अंदर जब फसल उगाते हैं, उस फसल की ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब उस फर्टिलाइज़र के नाम पर सभी लोगों को एक चीज़ पता होगा, वो है यूरिया, है ना, कि यूरिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यूरिया का वाकई में बहुत यूज़ होता है। आज ना इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आज आपको समझाऊंगा कि यूरिया का यूज़ कितना बड़ा है और सरकार आज के समय में फोकस कर रही है कि यूरिया का यूज़ हम कम कर सकें। ठीक है, वो बेसिकली जब एडिटोरियल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आर्टिकल में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए। अब यूरिया जो है काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो ज़्यादातर फार्मर्स यूरिया का ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं खेती के अंदर में। आपने देखा भी होगा सफ़ेद कलर का दानेदार सा आपको ये जो यूरिया है वो नज़र आता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यूरिया देखने को मिलता है पाउडर फॉर्म के अंदर में। इसको छिड़का जाता है खेत में ताकि एक बेहतर फसल निकल कर आए। इसका पूरा का पूरा एक बैग आता है, कुछ केजीज़ का यहाँ पर बैग आता है, पूरा बैग परचेज़ करना पड़ता है और पूरे बैग को यहाँ पर छिड़कना पड़ता है खेत के अंदर में, तब जाकर एक अच्छी जो फसल है वो मिलती है। अब हुआ क्या, यूरिया का यूज़ बहुत अलग तरीके से होने लगा। अलग क्या तरीके से कह सकते हो कि बहुत सारी जगह में यूरिया का गलत तरीके से यूज़ होने लगा। इवन जो कह सकते हो कि दूध वगैरह के अंदर मिलावट हो रही है, वहाँ पर भी लोग यूरिया का यूज़ करने लगे। यूरिया का यूज़ बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था, हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा था। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लेकर आया। नया कॉन्सेप्ट क्या था कि यूरिया के ऊपर क्या कर दो, नीम की कोटिंग कर दो, हरी कलर की कोटिंग कर दो, जिससे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ ना किया जा सके। तो फिर नीम की कोटिंग की गई और नीम की कोटिंग करने से काफ़ी फ़ायदा भी इसको मिला, है ना। एक तो खासकर जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी यहाँ पर ये मेंटेन रखता है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर भी मदद देता है। साथ ही साथ में इसको हम दूसरी जगह यानी कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होने से रोक भी सकते हैं। और अभी यहाँ पर जब यूरिया का यूज़ हो ही रहा था तो पिछले साल की बात है, एक और नई चीज़ लेकर आ गए हम लोग, वो है नैनो फर्टिलाइज़र। ये तो पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र होता है, जैसे कि आज के समय में आप यूरिया लो या डीएपी लो,
ठीक है, यूरिया लो या डाई अमोनियम फॉस्फेट लो, इसका पूरा का पूरा बैग लेना पड़ता है 40-50 किलोग्राम का, है ना, 40-50 केजी का पूरा बैग आता है, उसी को यहाँ पर परचेज़ करना पड़ता है। तो इसी का यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया और ये पिछले साल ही निकाल लिया गया था। पहले यूरिया को लेकर निकाला गया था नैनो यूरिया, ठीक है, तो नैनो यूरिया निकाला गया और अभी यहाँ पर नैनो डीएपी जो है वो बनाया गया है। तो नैनो डीएपी भी अभी तैयार हो चुका है, इसका भी जो प्लांट वगैरह है वो जल्दी लगेगा और नैनो डीएपी भी हमारे पास में तैयार होगा। अब ये नैनो होता क्या, मतलब इसको नैनो क्यों बोला गया है, इसको समझते हैं। देखो, जब भी हम लोग खाद की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, अगर इसमें नैनो लगा दिया जाए तो मतलब यहाँ पर यह है ना कि इसको पाउडर फॉर्म से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक जो नॉर्मल तरीके से यूरिया और डीएपी मिल रहा है वो पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, पाउडरी स्टफ में मिल रहा है, बट पाउडर से इसको लिक्विड में शिफ्ट कर देना, ध्यान से सुनना, पाउडर से इसको लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट कर देना, वही यहाँ पर नैनो फर्टिलाइज़र कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहले हमारे पास में यूरिया हुआ करता था, तो क्या जो नैनो यूरिया आया है, ये जो नया कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें लिक्विड फॉर्म में यूरिया मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा, ठीक है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसा आप ये देख पाओगे, जैसे नॉर्मल 40-45 या 50 किलोग्राम का बैग खरीदना पड़ता था ये यूरिया का, और इसकी जगह क्या लेकर आया गया, यहाँ पर नैनो यूरिया बनाया गया लिक्विड फॉर्म में। और ये नैनो यूरिया कह सकते हो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया था जो फार्मर्स के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था, ये लिक्विड फॉर्म में। और इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यहाँ पर यह है कि सपोज़ 50 किलोग्राम का एक बैग है यूरिया का, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी स्ट्रेंथ उस बैग में है 50 किलोग्राम में, उतना ही स्ट्रेंथ इस 500 ml की बॉटल के अंदर है। आधे लीटर की जो यूरिया की बॉटल है उतनी ही स्ट्रेंथ इसके अंदर है, यानी कि जो काम ये 50 किलोग्राम का बैग करेगा उतना ही काम यहाँ पर ये आधे लीटर की बोतल करने वाली है यूरिया की। तो ये यूरिया के साथ हमने किया था, इससे कॉस्ट भी कम हो रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो चुका है, न्यूट्रिशन वैल्यू हमने इंप्रूव कर दिया, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सरकार का पैसा बचेगा। वो कैसे, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमने यूरिया का जो केस है वो समझ लिया है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ डीएपी का केस। जैसे नैनो यूरिया बनाया गया, उसी प्रकार से दुनिया का पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बनाकर लॉन्च कर दिया गया है, वही हमारे पास में खबर है। इस वजह से मैंने आपको यूरिया के बारे में समझाया ताकि आपका जो बेस है वो जो है क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में डाई अमोनियम फॉस्फेट भी तैयार हो चुका है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन प्लांट है वो लगेगा और जो स्मॉल बॉटल है, लगभग आधे लीटर की जो बॉटल है वो बनाई जाएगी लिक्विड फॉर्म में और इसको यहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 45 या 50 किलोग्राम बैग के बराबर की टक्कर यहाँ पर यह आधे लीटर की बॉटल दे सकती है। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमें बैग लेने पड़ते थे ना, जो कट्टे खरीदने पड़ते थे, उसको स्टोर करने के लिए लॉजिस्टिक का कॉस्ट लगता था, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट लगता था, वो सब कॉस्ट लगना बंद हो जाएगा क्योंकि एक यार आधे लीटर की बॉटल है, इसको स्टोर करना बहुत आसान है, तो इसका कॉस्ट बच जाएगा। और बोला जाता है कि जो ये नैनो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, जैसे अभी नैनो डीएपी या नैनो यूरिया है, इसमें जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जो पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म से ज़्यादा बेहतर होता है, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़िया है, नाइट्रोजन डिलीवरी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस एनवायरनमेंट को ये बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि हुआ ये, जैसे यूरिया का यूज़ होने लगा, यूरिया का जब भरपूर मात्रा में इस्तेमाल हुआ ना, तो नाइट्रोजन का यूज़ अपने आप में कम हो गया, नाइट्रोजन का यूज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए, उनकी रूट्स की ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को भी हमने इस बॉटल के अंदर में इंश्योर किया है कि ये अच्छी क्वांटिटी में मिले और एफिशिएंटली हम इसका यूज़ कर सकें। और इससे यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी। क्यों, जैसे कि अभी आज नैनो यूरिया या नैनो यूरिया कह रहा हूँ, ये जो नॉर्मल यूरिया का जो बैग वगैरह परचेज़ किया जाता है ना, या डीएपी का जो ये पूरा बैग परचेज़ करना पड़ता है, ये बैग थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत महंगा पड़ता है, और उसके ऊपर हम नहीं चाहते कि फार्मर्स को ये बहुत महंगा पड़े, है ना। तो क्या करती है सरकार, इसके ऊपर सब्सिडी देने का काम करती है। तो सरकार की साइड से बहुत सारा पैसा यहाँ पर फार्मर्स को एज अ सपोर्ट दिया जाता है। जब वो इस बैग को परचेज़ करते हैं तो सब्सिडी की फॉर्म में वो पैसा उनके पास में वापस आ जाता है। तो सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है सब्सिडी बिल्स के अंदर में हर साल। लगभग अब से जो हमारी गवर्नमेंट है वो 24 से कह सकते हो 25,000 करोड़ तक बचा सकती है अपने सब्सिडी बिल्स में, ऐसा बोला जा रहा है। और उससे भी बढ़िया चीज़, अभी ना हम लोग, अब मैं आपको एक मतलब जेन्युइनली एक बात बताता हूँ कि इंडिया के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके लिए फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र की डिमांड है इंडिया के अंदर में, वो डिमांड है लगभग कह सकते हो वो है सालाना 20-21 मिलियन टन के आसपास। अगर हम लोग एक डेटा देखें तो साल 2018-19 और साल 2020-21 को आप कंपेयर करोगे ना,
तो भारत ने कितना फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया है? इसमें 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2018-19 से 2020-21 को देखोगे तो इसमें 8% की ग्रोथ नज़र आई है। और हमने 2020-21 के अंदर में लगभग 20.3 मिलियन टन के आसपास जो फर्टिलाइज़र है वो इंपोर्ट किया है। इतना मिलियन टन हमने फर्टिलाइज़र खरीदा ही खरीदा है, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट है। हम थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस कर पाते हैं फर्टिलाइज़र को। तो अब से क्या होगा, अब ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा कम होंगी, जो इंपोर्ट है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमारे पास में इसकी कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। हम लोग नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लेकर आ चुके हैं। इससे इंपोर्ट बिल कम होता हुआ नजर आएगा, ढेर सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पर जाकर, जो उनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हो। पिछले 10 सालों में, कितने सालों में? पिछले 10 सालों में भारत ने 500 लाख मैट्रिक टन्स, कितना? 500 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइज़र पिछले 10 सालों में पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर खर्च चुका है। इतना फर्टिलाइज़र हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र से केवल यूरिया ही नहीं आता है। यूरिया के अलावा MOP हो गया, DAP हो गया, है ना, ये सब भी हमारे फर्टिलाइज़र ही हैं। हालांकि इनको नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र बोलते हैं और यूरिया अलग चीज़ हो गई। लेकिन भले ही कितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ हो, उसमें सबसे ज़्यादा 50-60% से भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो केवल और केवल यूरिया यूज़ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि दूसरे फर्टिलाइज़र का भी यूज़ बराबर हो सके, क्योंकि आज के समय में अगर आप कहो इंडिया में जो नंबर 1 फर्टिलाइज़र है वो है यूरिया, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड नंबर पर आने वाला है वो है DAP, दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यूरिया का तो जुगाड़ हमने फांस दिया। जुगाड़ क्या कर दिया हमने, इसका नैनो यूरिया बना दिया, यानी लिक्विड फॉर्म में हम लेकर आ गए। अब यहाँ पर DAP को भी लिक्विड फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। अब इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। आपको पता ही होगा DAP के अंदर में, डाई अमोनियम फॉस्फेट में 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन दोनों होता है। यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो प्लांट की जड़ होती है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है और उसके लिए DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट बेस्ट है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग को DAP की रिक्वायरमेंट है। और बोला जा रहा है कि पहला जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है नैनो DAP का, वो कहाँ पे लगाया जाएगा? गुजरात के एक स्टेट में एक जगह है कालोल, वहाँ पर लगाया जाएगा। और नैनो यूरिया का भी जो प्लांट लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है? कालोल के अंदर में। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट का भी जो लिक्विड प्लांट है कहाँ पे लग रहेगा? वो कालोल में लगेगा और वहाँ पे बहुत सारी इन बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ताकि हम अपने फार्मर्स को, अपने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सकें। क्लियर हो गया? चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नाउ फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, जहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो चाइना से बोलते हैं टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर। यानी कि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं ना, वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं दोनों की जो सिचुएशन है बॉर्डर पर वो क्या है। चाइना बॉर्डर पर क्या हरकतें कर रहा है, उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर रिलेशंस डिपेंड करेंगे। अगर चाइना जो है बॉर्डर पर शांत है, कोई यहाँ पर जो बुरी हरकत है वो नहीं कर रहा है, जैसे कहता नहीं है कि यहाँ पर ये टेरिटरीज़ हमारी है, इस वाली टेरिटरी में जो है मतलब ये पहले चाइना की हुआ करती थी, अब यहाँ पर इनको चाहिए, ऐसे कई सारी टेरिटरी को यहाँ पर चाइना क्लेम कर चुका है। वो चीज़ें यहाँ पे बंद होंगी, तभी जाके रिलेशंस मेंटेन होंगे, तभी जाकर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में शांति बन पाएगी। ऐसा खुद यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया है। ये आप देख पाओगे, डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ में चाइनीज़ के काफ़ी सारे यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, मतलब चाइनीज़ मिनिस्टर्स, उनके बीच में यहाँ पर जो मीटिंग वगैरह है वो अभी चल रही है, ठीक है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इनका कहना यह है कि जो एग्रीमेंट्स हम लोगों ने करे हैं ना बॉर्डर को लेकर, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स पहले हो चुके हैं इंडिया चाइना के बीच में कि हम शांति को मेंटेन करेंगे, गोलियां बाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। तो उसका वायलेशन कहीं ना कहीं चाइना कर रहा है अपनी साइड से, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं एग्रीमेंट कि भाई शांति बना के रखनी है, नहीं एक दूसरे के बॉर्डर में यहाँ पर दखल अंदाजी करनी है, लेकिन चाइना कर रहा है फिर भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वायलेशन करे हैं एग्रीमेंट के, इन्हीं वायलेशन की वजह से दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये बात सीधी सीधी कल के दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इन चाइनीज़ मिनिस्टर्स को बोल दी है। साथ में ये भी बोला है कि अगर जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं इसको अगर हम ग्रो करना चाहें, आगे डेवलप करना चाहें, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं शांति के ऊपर में। बॉर्डर पर अगर शांति बनी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम सोचेंगे आगे रिलेशंस भी मेंटेन हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तक ना इस हाई लेवल पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। अप्रैल 2020 जब वो LAC पर ये पूरा स्टैंड ऑफ चला था ना, उसके बाद से अभी तक इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई थी। अब जाकर यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग हुई है ये। और इससे पहले यानी कि अभी जो थर्सडे में ये मीटिंग हुई है कल, इससे पहले भी यहाँ पर 5 दिन पहले एक और मीटिंग हुई थी, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था, 18th लेवल की,
जो कॉर्प्स ऑफ कमांडर है उनके बीच में बातचीत हुई थी, यानी कि भारत के कुछ कमांडर और चाइना के कुछ कमांडर, इनकी 18th लेवल की बातचीत हुई थी। यानी साल 2020 से 18 बार यहाँ पर वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। लेकिन ये हाई लेवल की मीटिंग निकल कर आई है, जहाँ पर कई सारी जो बातें हैं वो बोली गई हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया है ना, शांति वगैरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब वापस से रिपीट कर दिया गया है इस पैराग्राफ में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लास्ट पैरा को देखो, बोला जाता है आज भी एक मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे कुछ चाइनीज़ मिनिस्टर्स हैं प्लस स्टेट काउंसलर है, वो सब न्यू दिल्ली में हैं। और वो आज जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी ना, वो उसको यहाँ पर अटेंड करेंगे। ये मीटिंग यहाँ पर होगी, तो कल और भी आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश होंगे। देखते हैं किस प्रकार से बातचीत होती है या फिर क्या सोल्यूशन निकल कर आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। आगे आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है, जिसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर पाओगे। ये कौन सा जानवर लग रहा है? अब ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, इस प्रकार से है तो पेंगुइन होगा, है ना, पेंगुइन ही है बेसिकली। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है बाइकुला जू का, बॉम्बे का जो ये जू है उसका यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आता है। तो ये जो पेंगुइन है इसको हम लोग बोलते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन। क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट पेंगुइन। तो इसका नाम वैसे ऑस्कर रखा गया है। ये अभी यहाँ पर देख पाओगे डॉक्टर के साथ में बैठकर जो है एक दूसरे को ये देख रहे हैं, उसके बारे में ये थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है। अगेन काम का नहीं है। देखो बोला जा रहा है कि अभी 25 अप्रैल निकली है और 25 अप्रैल में हम लोग वर्ल्ड पेंगुइन डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। हर साल वर्ल्ड पेंगुइन डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार बोला गया है कि ये देखो अब की बार जो पेंगुइन्स नज़र आ रहे हैं ना, उनकी हालत थोड़े से ख़राब होते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सीधा सा अर्थ है टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। और जो ये पेंगुइन है ये गर्मी नहीं सह सकते। खैर ये तो हम्बोल्ट पेंगुइन है, ये इंडिया में है तो ये गर्मी सह सकता होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में कई बार आप देख पाओगे गर्मियाँ भी पड़ती हैं। ये हम्बोल्ट वाला पेंगुइन है, ठीक है, ये गर्मी सह सकता है। लेकिन पेंगुइन की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो प्रजाति होती हैं, वो गर्मी बिल्कुल भी नहीं सह सकते। लेकिन सिचुएशन आज ये हो रही है कि कहीं ना कहीं गर्मी लगातार बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज वाला इशू यहाँ पर नज़र आता है। ग्लेशियर्स में यहाँ पर बर्फ़ में बहुत सारे पेंगुइन्स रह रहे हैं और वो बर्फ़ लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। और सिचुएशन अगर ऐसी ही चलती रही तो आगे यहाँ पर पेंगुइन की पॉपुलेशन और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है हम आगे देख भी ना पाएँ पेंगुइन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इस आर्टिकल में ये जो पेंगुइन खड़ा है ये है हम्बोल्ट पेंगुइन। ये कैसे पता हम्बोल्ट पेंगुइन है? क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अब ये न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में पता होना चाहिए, खासकर जैसे इसका IUCN स्टेटस है ना, तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये बातें ज़रूर से पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, पता है, ये आर्टिकल मैंने आपको 2021 में भी पढ़ाया था। मुझे याद है 2021 में सितंबर के महीने पढ़ाया था, क्योंकि जो मेरा प्राइवेट वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास तुरंत आर्टिकल निकल कर आ जाता है कि मैंने ये कब कब पढ़ाया है ना। तो 2021 में सितंबर में मैंने पढ़ाया था। तो उस समय पर ये पढ़ाया था मैंने। न्यूज़ ये थी कि जो मुंबई का बाइकुला जू है उसने यहाँ पर ये अनाउंस किया था, या कह सकते हो मुंबई के जू के अंदर में 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन्स को लेकर आया गया था। इस वजह से उस समय पर ये हम्बोल्ट पेंगुइन न्यूज़ में थे। अब यहाँ पे फिर से चर्चा में है तो समझते हैं ये है क्या। हम्बोल्ट पेंगुइन का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है स्पेनिस्कस हम्बोल्टी। ये इसका यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम है। मीडियम साइज़ का पेंगुइन है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है, यानी कि मोस्ट कॉमनली इन वाली प्रजातियों की जो पेंगुइन की हाइट होती है वो 2 फीट के आसपास की होती है। आँखों के किनारे यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्पॉट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डार्क कलर के जो पैचेस है वो इनकी आँखों के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, यानी कि जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो खासकर कह सकते हो मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर, ये 2 सीज़न से जो कि यहाँ पर इनके ब्रीडिंग सीज़न कहलाते हैं। ये बहुत पॉपुलर कह सकते हो कि पेंगुइन है। बहुत पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इंडिया में आप पेंगुइन कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो पेंगुइन होता है, जो नॉर्मल स्पीशीज़ होती हैं, उनको बर्फ़ में रहना पसंद है। तो इसको हम कैसे देख पा रहे हैं? ये पेंगुइन की, ये हम्बोल्ट पेंगुइन की ये एक ऐसी प्रजाति है जो थोड़ा बहुत गर्मी को कह सकते हो सह सकती है, वार्मर क्लाइमेट्स में भी रह सकती है। तो इस वजह से इंडिया में जो ज़्यादातर आपको जू देखने को मिलेंगे, जिस भी चिड़ियाघर में जाओगे जहाँ पे पेंगुइन अवेलेबल होगा, तो वो हम्बोल्ट पेंगुइन ही आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। और हम्बोल्ट पेंगुइन आज के समय पे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वैसे तो देखो यहाँ पर इनको बाहर से मंगाया गया है, जो कि अभी जू के अंदर में इंडिया में रखे गए हैं, चिड़ियाघरों में रखे गए हैं। वैसे जो हम्बोल्ट पेंगुइन है वो चिली और पेरू इन कंट्रीज़ में पाया जाता है। चिली और पेरू ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। आपको पता होगा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे ब्राज़ील, इक्वाडोर ये सारे देश हैं, उसी में यहाँ पर उसी कॉन्टिनेंट में चिली और पेरू भी ये दोनों देश देखने को मिल जाते हैं। अब आगे आते हैं। देखो पिछले कुछ समय पर इन वाले पेंगुइन को काफ़ी खतरा भी पड़ा है।
चिली पेरू के अंदर में हुआ क्या है, जो फिशिंग नेट होता है जिससे यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, उसमें कई बार ये जो पेंगुइन है वो फंस के मर जाते हैं। इनकी जो ब्रीडिंग साइट्स है जहाँ पर ये इनकी ब्रीडिंग होती है ना, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, तो वो ब्रीडिंग साइट्स आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। प्लस बोला जा रहा है इनकी हंटिंग वगैरह कर ली जाती है, तो जैसे हंटिंग हो जाती है यानी इनका शिकार कर लिया जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुई है पहले के कंपैरिजन में। नाउ बात आती है प्रोटेक्शन स्टेटस की, यानी कि इनको हम किस प्रकार से सुरक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए IUCN स्टेटस। तो IUCN में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखने का मतलब है पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, हमें कहीं ना कहीं इनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है आप इसका इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी व्यापार वगैरह नहीं कर सकते हो, करते हो तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को आपको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा हम्बोल्ट पेंगुइन का डेटा। इस डेटा को प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। फिर उसके बाद अगले पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ भी नहीं हम पढ़ेंगे, मतलब कुछ खास नहीं है। आज फ्राइडे में आर्टिकल वैसे ही कम आता है और आज वैसे ही बहुत कम है। सूडान के बारे में मैंने आपको 3-4 बार पढ़ा दिया है ऑलरेडी। सूडान में क्या हुआ है छोटा सा रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सूडान में एक लड़ाई सी छिड़ चुकी है, जहाँ पर इनकी एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है और दूसरी तरफ मिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि इनकी एक अनऑफिशियल फोर्स, दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी जो कंट्री की मिलिट्री है। इन दोनों के बीच में पावर को लेकर लड़ाई हुई है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उन दिक्कतों की वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो संकट में आ चुके हैं। बहुत सारे इंडियंस, लगभग 3000 के आसपास इंडियंस भी सूडान में रहते हैं, उनको धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। अभी INS सुमेधा मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा इंडियन नेवल शिप है, वो सूडान के बंदरगाह पहुंचा और काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं, 300 से ज़्यादा इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया है, वहाँ से लेकर आ चुके हैं। और अभी भारत ने तीसरा जहाज़ भेज दिया है, INS तरकश। INS तरकश भेज दिया गया है सूडान के बंदरगाह पर, ताकि हम अपने इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें, वहाँ से बचा कर लेकर आ सकें। बस इतनी सी कहानी थी। और ये सारा काम किया जा रहा है एक ऑपरेशन के अंदर में, क्योंकि आपको पता है ऐसे कई बार अलग अलग देशों में ऐसे बड़े बड़े विवाद हुए हैं। कई बार ऐसे अलग अलग देशों में, यमन में जो गृह युद्ध हो गया था तब भी एक ऑपरेशन चलाया था। ऐसे कई सारी बार, मतलब कंट्रीज़ में जब विवाद हो जाता है ना अलग अलग देशों में, तो इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। तो सूडान में जो ये इशू हुआ, यहाँ से जब निकाला गया इंडियंस को, तो हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। ध्यान रखना, आपसे कहीं ना कहीं वनडे एग्जामिनेशन में ऑपरेशन कावेरी के बारे में क्वेश्चन बनने वाला है। ये कौन सा ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन कावेरी था। और याद होगा आपको कि यूक्रेन से जब हम लोगों ने जो फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो हमने ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बेसिकली हम लोग कुछ खास बात नहीं है, एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप एक ब्रेव वेमेन को देख पा रहे होंगे, इनका ये पिक्चर है, ये है, इनका नाम है बलजीत कौर। अब हुआ क्या है, क्या ब्रेवरी दिखाई है इन्होंने। देखो, ये पहले कई सारी जो माउंटेन्स हैं, कई सारे पहाड़ हैं, उसकी चोटी पर चढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर इन्होंने अन्नपूर्णा जो पीक है ना, बर्फीला जो पहाड़ है अन्नपूर्णा 1, उसके ऊपर चढ़ना डिसाइड किया और ये चढ़ कर गई। और चढ़कर जाने के बाद में होता यह है, बीच में ये मिस हो जाती हैं और मिस होने के बाद में खबरें ये फैल गई, यानी कि कह सकते हो कि मिस हो गई जैसी ये, तो खबरें ये फैल गई थी कि इनकी डेथ हो गई है। कोई न्यूज़ नहीं आई है रात भर से, है ना, रात भर वहीं पे ये अब फंस गई होंगी, तो कोई न्यूज़ नहीं आई है कि भाई इतनी ऊंचाई पर कोई इंसान बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के कैसे रह सकता है। 7,000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हमारा जो समुद्र का लेवल है ना, उससे 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के एक इंसान रात भर कैसे रुक सकता है। तो लोगों ने अगले दिन यहाँ पर न्यूज़ छाप दी कि यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये मिल जाती हैं और बिल्कुल जीवित होती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा 1 ये जो पीक है ना, ये जो पहाड़ है, कहाँ पर है? नेपाल के अंदर में है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये पिक्चर दिखाया गया है बलजीत कौर जी का, जो कि यहाँ पर मिस हो गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर ये वापस से बिल्कुल सही सलामत जीवित मिल जाती हैं। अब ये पूरी स्टोरी बताई गई है कि 3 बजे क्या हुआ, 4 बजे क्या हुआ और कौन कौन था साथ में, कैंप पर कैसे चढ़े, तो उसके बारे में दिया गया है। अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम के लिए मैंने क्यों पढ़ाया है? एग्जाम के लिए इसलिए पढ़ाया है ताकि यहाँ पर अन्नपूर्णा 1 के बारे में आप जान सको। पिछले साल जून के महीने में भी एक व्यक्ति थे जो कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अन्नपूर्णा 1 को चढ़ गए थे, तो इस वजह से ये पिछले साल जून में भी चर्चा में था।
अब यहाँ पे अन्नपूर्णा वन आओ हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ये एग्जैक्टली क्या है। ये माउंट अन्नपूर्णा ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो पहाड़ है ये बेसिकली नेपाल के अंदर में है, खासकर नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, वन डे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अन्नपूर्णा जो ये पहाड़ है ये कहाँ पर है, तो नेपाल के अंदर में है। ठीक है, नेपाल में खासकर नॉर्थ सेंट्रल नेपाल वाला जो रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बोला जाता है ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का, सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट, और ये 10वें नंबर का कह सकते हो कि माउंटेन है दुनिया में, जिसकी जो हाइट है वो लगभग सी लेवल से 8091 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला जा रहा है इसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो कंजर्वेशन एरिया है, और इस माउंटेन को किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, आपसे पूछा जा सकता है किलर माउंटेन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना अन्नपूर्णा माउंटेन को ही बोलते हैं किलर माउंटेन। किलर माउंटेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जो लोग चढ़ने जाते हैं उसमें से बहुत कम ही लोग यहाँ पर उसकी चोटी तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादातर लोगों की जान ही चली जाती है। ठीक है, तो समिट रेट से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है यहाँ का, इस वजह से इसको किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। अब इस वाले पिक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अन्नपूर्णा वन और उसके आसपास के यहाँ पे कई सारे जो माउंटेन्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा वन की, तो सबसे ऊंचा यही है जिसकी हाइट लगभग सी लेवल से 8091 मीटर्स के ऊपर है। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर अन्नपूर्णा 2 भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। अन्नपूर्णा 2 कहाँ पर है, यहाँ पर यह है जिसकी हाइट लगभग 7937 मीटर्स की ऊंचाई पर है। फिर ऐसे यहाँ पर अन्नपूर्णा 3, अन्नपूर्णा 4, उसके आसपास और भी बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे समिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे ना इस बात को। अब इस बात को इतना क्या ध्यान में रखना है, कहोगे यार ऐसे एग्जाम में थोड़ा ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पूछ लिया जाता है, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल का, हाँ बिल्कुल सीजीएल का। तो 2022 का जो यहाँ पर ये पेपर हुआ था ना, इसके अंदर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, द अन्नपूर्णा पीक बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ हिमालयास, यानी कि हिमालय का एक हिस्सा है अन्नपूर्णा, तो कौन से रीजन में यहाँ पर ये जो है अन्नपूर्णा आता है, कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान या नेपाल। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। नेपाल वाले रीजन में, नेपाल जो हिमालयस हमारे फैले हुए हैं ना, जो नेपाल वाले रीजन में हिमालयस है उसी वाले रीजन में ये अन्नपूर्णा वन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। चलो मैं आपको काम की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप आर्टिकल को और डिटेल से बैठोगे ना, डिटेल से पढ़ने बैठोगे तो एग्ज़ाम के में कुछ काम में आएगा नहीं। लेकिन मेरा काम यही है कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए जो टू द पॉइंट एकदम क्रिस्प जो चीज़ है वो निकाल कर दे सकूँ। नौ आते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल ही चुका हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एक आर्टिकल है हमारे पास में, वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फिर एक आर्टिकल मॉइस्ट से संबंधित भी, मतलब 3 इश्यूज़ है जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो कि कुछ आर्टिकल छोड़ देते हो। देखो आपने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है तो जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा है वही यहाँ पर ये मेंशन कर सकता है कि हाँ मैं कुछ आर्टिकल छोड़ देता हूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ एक भी आर्टिकल ना छूटे, क्योंकि एग्ज़ाम में ना मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं एडिटोरियल आपको पढ़ाऊँ, देखो पहले भी पता है, उसको मैं न्यूट्रल वे में रखूँ और आपको यहाँ पर काम की चीज़ें मिल सकें। क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल में आपको पता है कहानियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा फालतू बकवास चलती है, और मुझे ये भी पता है आप पढ़ोगे और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, कल भूल जाओगे। तो इससे अच्छा यहाँ पर ये एडिटोरियल वो पढ़ो जहाँ पर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया हो, हर चीज़ें कवर हो, प्लस एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो, जो टॉपिक चल रहा हो उसकी वजह से एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो। तो आपने देखा होगा कई बार मैं कुछ एडिटोरियल को यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, खासकर द हिंदू के अंदर में, क्योंकि उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना वो हमारे सिलेबस से मैच खाते नहीं है, जैसा हमारे यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है उस वजह से। बाकी आपको पता है एग्ज़ाम में किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं पूछा जाएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये करेक्ट क्या है, ये बताओ। पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ कभी कभी जैसे कि हमारा मेंस के पेपर में सोल्यूशन चाहिए होते हैं, वो सोल्यूशन आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, वो मैं पूरा कंटेंट के बेसिस पर प्रोवाइड करवाता हूँ, यानी कि नोट्स के बेसिस पर प्रोवाइड करवाता हूँ कि हाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, प्लस इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एक टॉपिक के यही 4 जो चीज़ है वो पकड़ लो, इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, है ना। आज एक चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखना, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक टॉपिक उठाओ, उसके 4 एस्पेक्ट्स कवर कर लो। पहली चीज़ ये है क्या, दूसरा यहाँ पर इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तीसरा यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, चौथा यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। अब आप बैठकर खुद सोच के देखो कि ये 4 एस्पेक्ट्स के अलावा किसी भी टॉपिक से बाहर क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा क्या ही पूछा जा सकता है।
बस यही चीज़ें हैं और मैं यही यहाँ पर करके आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचा करो आपने ये आर्टिकल छोड़ दिया, वो आर्टिकल छोड़ दिया। मैं एडिटोरियल के ऊपर, खासकर द हिंदू के अंदर में जो आर्टिकल है मुझे अलग अलग न्यूज़पेपर से मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली आपको वो बहुत डिटेल्स समझाता हूँ। और जब काम के आते हैं द हिंदू के अंदर तो मैं सारे के सारे आर्टिकल भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, मैं बैठकर पढ़ चुका हूँ, अब मुझे पता है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, अपन यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो फिर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट करो। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं यहाँ पर आज थोड़ा बहुत फिर भी बोल गया हूँ 2-3 मिनट, वरना मैं वीडियोस में फालतू फिर भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखो और मैं आपको जो बताता हुआ जा रहा हूँ प्लीज़ उसको यहाँ पर फॉलो करते हुए जाओ। चलो आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। अब देखो, आज का जो एडिटोरियल हम ले रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से लेंगे। पहला तो इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करेंगे जो काम का है। और देखो, अभी ना बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं यूरिया को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित, फर्टिलाइज़र को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है और अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा गया है और ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। आर्टिकल की हेडिंग थी वाई यूरिया रूल्स इंडियाज़ फार्म्स। भारत का जो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर आखिरकार जो यूरिया है वही पूरी तरह से रूल क्यों कर रहा है, प्लस यहाँ पे क्यों दिक्कतें हैं यूरिया से, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल को जो लिखने वाले राइटर हैं उनका नाम है हरीश दामोदरन। तो समझेंगे चलो राइटर ने क्या बोला है। बस करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सरकार ने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं किस चीज़ को लेकर, यूरिया को लेकर। जो पहले सफ़ेद कलर का दानेदार पाउडर फॉर्म में यूरिया नज़र आता है उस पर हमने हरी कलर की नीम की कोटिंग कर दी। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर फोकस किया कि नैनो यूरिया को लेकर आ गए, यानी उस पाउडरी फॉर्म वाले यूरिया को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेकर आ गए, नैनो यूरिया हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया। ये हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एफर्ट्स लगाए, लेकिन इस एफर्ट्स के पीछे का मेन मकसद ये था हम यूरिया के कंजम्पशन को कम से कम कर सकें, क्योंकि यूरिया का कंजम्पशन एक हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़कर सही नहीं होती है, बट यूरिया का कंजम्पशन हद से ज़्यादा बढ़कर हो रहा है। तो इसके ऊपर सरकार ने कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कदम उठाए हैं वो सही से काम नहीं कर पाए हैं। तो पहले तो राइटर ने समझाया है कि ओवरऑल डेटा हमारे पास में क्या है कि आखिरकार कितना यूरिया कंज्यूम हो रहा है। तो यूरिया की जो सेल है ना उसको देखो, साल 2022-23 के अंदर में यूरिया की केवल यूरिया कितना बिका है, 35.7 मिलियन टन्स के आसपास, 35.7 मिलियन टन्स के आसपास यूरिया की बिक्री हुई है। वैसे हमने दिसंबर 2015 में एक कदम ये उठाया था कि हमने यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग कर दी थी, हरा कलर का यहाँ पर उसको कवर कर दिया था। और जब नीम की कोटिंग कम हुई तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूरिया का यूज़ हो रहा था वो स्टार्टिंग में कम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सभी जगह पर यूरिया का यूज़ वापस से बढ़ गया। 2018-19 से वापस से यूरिया का कंजम्पशन स्टार्ट हो गया और 2022-23 में यूरिया की जो सेल है वो कह सकते हो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा सेल है। आप 2009-10 को देख लो, 2015-16 को देख लो, तो बहुत ज़्यादा बड़ी सेल हुई है 2022-23 के अंदर में। ये जो 35 मिलियन टन है ये कोई मजाक नहीं है, 35 या फिर 36 मिलियन टन का यहाँ पर जो बिक्री हुई है यूरिया की। और क्योंकि यूरिया की बिक्री हो रही है सबसे ज़्यादा, तो दूसरे फर्टिलाइज़र बिक ही नहीं रहे हैं। जो हमारे बाकी दूसरे फर्टिलाइज़र हैं ना, जिसमें हम लोग ये फॉस्फेट को छोड़ सकते हैं, सुपर फॉस्फेट को छोड़कर उसके अलावा जो दूसरे फर्टिलाइज़र है उनका यहाँ पर कोई भी कंजम्पशन नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये भी है कि जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है या MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है, इनके जो दाम है ना वो थोड़े ज़्यादा हैं, ये कॉस्टली हैं। यूरिया थोड़ा सा सस्ता है, उसके दाम ज़्यादा बड़े भी नहीं है। इस चक्कर में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है हमारे फार्मर्स के थ्रू। अब हम बात करेंगे सरकार के कुछ एफर्ट्स, सरकार ने क्या क्या कोशिशें करी हैं यूरिया के कंजम्पशन को कम करने की। सबसे पहले कोशिश की है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम को लेकर आए साल 2010 में। न्यूट्रिएंट बेस्ड रिजीम क्या होती है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, इस NBS के अंदर सरकार ने ना फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया कि पर केजी के हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी देंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये जो फर्टिलाइज़र है थोड़ा महंगा आता है। अब किसान भाई यहाँ पर इस चीज़ को अफोर्ड कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ना जब वो सर अफोर्ड कर भी रहे हैं तो फिर यहाँ पर सारा पैसा उसमें लग जाएगा। तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देने का काम करते हैं कि सरकार इनको किसान भाइयों को सब्सिडी देती है कि आप खरीदो, कोई बात नहीं, उसका खर्चा हम उठाएंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे उसके बदले में। ठीक है, तो जो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम लेकर आया गया था ना 2010 में NBS, यहाँ पे सरकार ने कुछ टारगेट फिक्स कर दिया। सरकार ने बोला जो फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिएंट वैल्यू होगा, मतलब फर्टिलाइज़र का जो भी
क्वालिटी होगा कि उसमें क्या चीज़ हैं, उसके बेसिस पर ही सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई फर्टिलाइज़र जिसमें केवल नाइट्रोजन भरा पड़ा है तो यहाँ पर उस पर सब्सिडी कम रहेगी। कोई फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश सबकी जो क्वांटिटी है एक मात्र लेवल में बैलेंस्ड है बिल्कुल, तो यहाँ पर उस पर सब्सिडी प्रॉपर दी जाएगी। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर एनबीएस के अंदर में लेकर आई थी, यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम के अंदर में रखा गया था। इस स्कीम में फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी दी जाती है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट इन दैम, यानी कि जो फर्टिलाइज़र के अंदर में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर ही सब्सिडी दी जाती है। अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है फर्टिलाइज़र में, खाद में, तो सब्सिडी कम है, और न्यूट्रिएंट्स अगर अच्छे होंगे तो सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हो गया? अब सरकार ने कोशिशें तो करी अलग अलग रिजीम लाने की कि हम लोग यूरिया का कंजम्पशन कम कर सकें, लेकिन जो भी सरकार के एफर्ट्स हैं ना यूरिया के कंजम्पशन को कम करने के, वो फेल हो गए, वो सही से चल नहीं पाए। अब फेल हो गए तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर बुरा पड़ा है। तो वही बोला जा रहा है कि जो पहला हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी है ना, इसका फेलियर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि डेटा ने ये दिखाया कि कुछ भी हो, भले ये पॉलिसी आ गई हो, फिर भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो यूरिया है उसका दाम बहुत कम पड़ रहा था, बहुत कम था, और यूरिया के दाम तेज़ी से बढ़ भी नहीं रहे थे, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट और या म्यूरेट ऑफ पोटाश के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट समय में देखें, यानी आज के समय में, आप खुद यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना। आज अगर आप एक टन यूरिया लेने जाते हो, 1 टन डीएपी लेने जाते हो और 1 टन एमओपी लेने जाते हो, तो कितने रुपए का पड़ेगा? 1 टन यूरिया पड़ेगा केवल 5 से वो लगभग यहाँ पे 5,628 रुपये का आपको यूरिया पड़ेगा। फिर 1 टन अगर डीएपी लेने जाते हैं तो लगभग 27,000 रुपीज़ का 1 टन डीएपी पड़ेगा। फिर एमओपी की बात करेंगे तो लगभग 34,000 रुपीज़ का 1 टन एमओपी पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश पड़ेगा। तो डीएपी एमओपी दोनों के दाम बहुत ज़्यादा हैं। इस चक्कर में यूरिया का ही कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर सब्सिडी भी मिल जाती है, बट क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। तो यही हमारा सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, जिसके बेसिस पर वो सही से यूरिया के कंजम्पशन को कम नहीं कर पाए, इसको सही से मैनेज नहीं कर पाए। अब राइटर बोलते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करें जिससे यूरिया का कंजम्पशन कम हो जाए। सबसे पहला सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि आप नाइट्रोजन के कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूरिया ही चल रहा है ना, कि और उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, तो यहाँ पर उसके कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करो। और आप जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे और अलग से न्यूट्रिएंट्स हो, नाइट्रोजन के अलावा भी न्यूट्रिएंट्स हो, उसको प्रमोट करने की कोशिश करो। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? इसके लिए सरकार यूरियस एंड नाइट्रिफिकेशन जो चीज़ है वो ऐड कर सकती है यूरिया के अंदर में। ठीक है, यूरियस और नाइट्रिफिकेशन। अब ये क्या है? तो यूरियस और नाइट्रिफिकेशन अगर यूरिया में ऐड कर दिया जाए तो ये एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है क्या? तो यूरियस और नाइट्रिफिकेशन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है। यूरियस बेसिकली क्या है? एक सॉइल एंजाइम, जो कि क्या करेगा? यूरिया को अमोनियम में तोड़ देगा, अमोनियम के बाद उसको अमोनिया में तोड़ देगा, जो हमारे प्लांट्स के लिए बेहतर रहेगा। और जो दूसरा कंपाउंड है नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? उस अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्रॉप्स के लिए एक सफिशिएंट एन अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा, नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि यूरिया का और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद में नैनो यूरिया के ऊपर काम चल ही रहा है, यानी बहुत छोटे स्मॉल साइज़ का यहाँ पर आपको जो बॉटल है वो मिल जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको जब थंबनेल वाला आर्टिकल पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो बॉटल साइज़ का जैसे एक आ रहा है बैग 50 किलोग्राम का, और उतनी ही ताकत का यहाँ पर जो यूरिया है वो आपको आधे लीटर की बॉटल के अंदर में मिल जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर नाइट्रोजन की एफिशिएंसी होती है, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम किया जा सकता है यूरिया के कंजम्पशन को कम करने के लिए। समझ गए? अब आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ पर इसी आर्टिकल के ऊपर है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर लिख दिया गया है सीधा सीधा, वाई यूरिया रूल्स इंडियाज़ फार्म सेक्टर। भारत का जो पूरा फार्म सेक्टर है उसमें यूरिया आखिरकार क्यों रूल कर रहा है, ये बताना है। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यूरिया के कंजम्पशन को कम करने के लिए, वो आपने समझाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है आर्टिकल का, लेकिन वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम में खुद से लिखना है क्वेश्चन, इसका आंसर खुद से लिखना है। ऐसा मत करना कि पूरे के पूरे जो मैंने आपको पढ़ाया है यही उठाकर चेप दो, ऐसा करोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा।
क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज़ तभी होंगी कि जब आपने ये आंसर पढ़ा, यानी कि जो पूरा आर्टिकल पढ़ा, अब इस आर्टिकल के बाद अपने शब्दों में आप 250 शब्दों में सेट कर दो आंसर, तब यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये कंटेंट जो आपको दिया गया है वो मत चेप देना, क्योंकि आंसर वो भी है, ठीक है। तो मैंने आपको कंटेंट ही ऐसा प्रोवाइड करवाया कि वो एज इट इज़ यहाँ पर आंसर की तरह काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आप ये रट कर नहीं जाने वाले हो, वहाँ पर भी आप अपने वर्ड्स में लिखोगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर सोचना, और एक बार आपने रीड कर लिया, रीड करने के बाद में आराम से इसको साइड करो और आपके दिमाग में 2-4 पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पर अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करो और अपने शब्दों में 250 शब्दों में पहुंचा देना है आंसर को, ठीक है। तो बताना है फार्म सेक्टर के अंदर में यूरिया क्यों रूल कर रहा है, प्लस इसको हम कैसे रोक सकते हैं। नीचे हिंदी में रीड कर देता हूँ। यूरिया भारत के कृषि क्षेत्र पर राज क्यों करता है, यूरिया की खपत कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर डेली बेसिस पर आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप 3 दिन पहले इसके ऊपर ऑलरेडी एक आंसर राइटिंग कर चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने आंसर राइटिंग करी है या नहीं करी है, बताओ, परसों करी है ना, ठीक है। तो वो उसी को लेकर ये आर्टिकल है कि अगर सी लेवल यानी समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है। देखो हुआ क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WMO, इन्होंने यहाँ पर देखा एक नई रिपोर्ट के अंदर में कि दुनिया भर का जो समुद्र का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समुद्र का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी आइलैंड कंट्रीज़ हो गई, पूरे दुनिया भर के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। खतरा क्या है, ये सिनेरियो नज़र आएगा। समुद्र का स्तर बढ़ा, समुद्र फैलता फैलता यहाँ तक आ गया, तट तक आ गया, और कुछ सालों बाद यहाँ पर फिर भी अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो पानी और बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा, ये घर वगैरह सब कुछ डुबा ले जाएगा पास में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वही सिनेरियो अभी के समय पर नज़र आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं करेंट समय में, उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ढेर सारा जो वाटर है वो सारा का सारा समुद्र में इकट्ठा हो रहा है और वो सी लेवल राइज हो रहा है। और सी लेवल राइज होने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा बोला गया। इवन WMO की रिपोर्ट ने यह बताया है कि पिछले कुछ समय का डेटा हमारे पास में है, लगभग 1993 से लेकर 2022 तक। कब से कब तक, 1993 से लेकर 2022 तक आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एक समय था 1993 से लेकर 2002 का जो समय था, उस समय पर जो समुद्र का लेवल है वो हर साल 2.27 mm से बढ़ रहा था। बट अभी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है, ये रेट दुगना हो चुका है। अब समुद्र का लेवल लगभग 4.62 mm के हिसाब से हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला गया। और जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर है ये कैसे गड्ढा सा हो गया है, ये ज़मीन यहाँ पर जो है सारा का सारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, सॉइल इरोजन। क्योंकि जैसे सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और वो समुद्र आएगा और इस प्रकार से यहाँ पर अपने साथ में जैसे ये है एरिया है, इसको धीरे धीरे करके खींच कर जो है ये ख़त्म कर देगा। इसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, जब ये जो मिट्टी है पूरी तरह से एक जगह से हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सीन आप देख पा रहे हो ये वेस्ट बंगाल के कहाँ का है, मौसोनी आइलैंड का है। मौसोनी आइलैंड पर ये स्थिति हो रही है और एक जैसे जैसा और समुद्र का लेवल बढ़ेगा ये सब चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ समुद्र में समाता चले जाएगा। और फिर अभी भी तब अगर हम तब भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ग्लेशियर्स और तेज़ी से पिघलेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है वो जाकर समुद्र में डूब जाएगा। वही सिनेरियो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि साल 2100 तक अगर हम लोग बात करें, 2100 तक, सॉरी मुझे वीडियो को रोकना पड़ा, मतलब हद हो गई है। मतलब आज तो न्यूज़पेपर ने, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर ने, इंडिया का मैप गलत लगा दिया। चलो पता नहीं कैसे यार, वैसे ही करना नहीं चाहिए था, मैंने सही कर दिया फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो ऊपर का सीन है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी देखो बात क्या चल रही है यहाँ पर, आप नॉर्थ अमेरिका को देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी जो खाली खाली हिस्सा है यहाँ पर सब जगह पानी है। इधर यहाँ पे इंडिया की देख लो, साउथ एशिया को देख लो, साउथ ईस्ट एशिया को देख लो, ईस्ट एशिया को देख लो। तो अगर यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है सभी जगह से पिघलते हैं तो दुनिया भर का सी लेवल इंक्रीज़ होगा
और ये जो सी लेवल इंक्रीज़ होने के बाद में लगभग आने वाले समय में 2100 तक, जैसे साउथ एशिया का 57 मीटर तक कह सकते हो सी लेवल बढ़ जाएगा। मेडिटेरेनियन कोस्ट पर 8 मीटर तक सी लेवल बढ़ जाएगा। इतनी तेज़ी से यहाँ पर समुद्र स्तर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। समुद्र स्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं वो तो खैर डुबा ले जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। क्लियर हो गया? तो ये था यहाँ पर ये आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। अभी ना क्या हुआ है, पिछले कुछ समय में 2-4 लोगों ने आंसर्स लिखे थे अपने, मैंने वैसे आंसर मैं देखता रहता हूँ जो आप लिखते हो टेलीग्राम पर। 2-4 लोगों ने आंसर लिखे थे और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इंडिया का मैप गलत मत बनाया करो। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है आंसर लिखना, पढ़ना भी स्टार्ट किया है एकदम से और आंसर लिखना भी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने यहाँ पर जो इंडिया का मैप है वो गलत बनाया है। गलत बनाना है मतलब शेप गलत नहीं बनाई है। गलत बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने आधा दिखाया नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा दिया, या अक्साई चीन को यहाँ पर किसी ने चाइना के अंदर दिखा दिया। ऐसा मत करे करो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, पूरा का पूरा जो मैप है पूरा यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो है अक्साई चीन सब इंडिया में ही दिखाना है। वो इंडिया की ही टेरिटरी है। पाकिस्तान ने भले ही कब्जा हो, चाइना ने कब्जा हो, लेकिन वो इंडिया की ही टेरिटरी है, ध्यान रखना, ठीक है? तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। मैंने 1-2 आंसर्स में वो देखा है, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। देखो ऐसा हो ही रहा है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आप अगर मैप सर्च करोगे तो गूगल पर कोई मैप ही नहीं है। 2-4 मैप आपको मिलेंगे ठीक ठाक, उसके अलावा कोई मैप ही अवेलेबल नहीं है सभी जगह पर। मैं कभी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर जाता हूँ, जैसे कभी कोई टॉपिक पढ़ाना हो गया तो काफ़ी वेबसाइट्स पर जाता हूँ, तो वहाँ पर भी वो लोग मैप यूज़ करते हैं और इंडिया का जो मैप है वो गलत ही यहाँ पर बना रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न भी हमने खुद कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर एक काम करना चाहिए और मैं ये काम कर मतलब कि पिछले कुछ समय में, पिछले 2-4 महीने से मैं हर सप्ताह में 1-2 मेल कर देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सुझाव देने के लिए। सुझाव यह है कि आप एक वेबसाइट बना लो, है ना? आप लोग भी यहाँ पर मेल कर सकते हो अपनी साइट से, हो सकता है यहाँ पर बात पहुँच जाए वहाँ तक। कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सरकार जो एक वेबसाइट बना दे और वेबसाइट में लगभग 200, 300 या 500 तक जो मैप्स हैं, हाई क्वालिटी के जो मैप्स हैं वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाएँ। सही मैप इंडिया की साइड से हाई क्वालिटी के मैप रिलीज़ कर दिए जाए तो अपने आप पर जो मैप की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लोग करेक्ट मैप यूज़ करना सीख जाएंगे, क्योंकि द हिंदू अखबार और यहाँ पर गलत मैप यूज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि मैप की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, हमें यहाँ पर अवेलेबल करवाने होंगे। आप भी यहाँ पर मेल कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ पर लिख सकते हो कि प्लीज़ यहाँ पर इसके लिए जो हाई क्वालिटी की इमेजेस है वो यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। अगर 500 इमेज भी यहाँ पर वो हाई क्वालिटी की रिलीज़ कर दें, किसी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दें, तो अपने आप तक इमेजेस तक पहुँच जाएंगी आराम से, ठीक है? इंटरनेट पर आराम से यहाँ पर वो चल जाएंगी, ठीक है? तो खैर ये मेरी तरफ से सोल्यूशन है, ये काम किया जा सकता है। वैसे हमारे पास में दोस्तों आज एक आर्टिकल और है एडिटोरियल, ये वाला, इसको मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी डेटा है जिसको यहाँ पे लिंक करना ज़रूरी है, तो वो सब लिंक करके मैं आपके साथ में कल ही डिस्कस करूँगा, ठीक है? ये वाला जो आर्टिकल है। तो बाकी हम लोग अपने लास्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर यह बात करता है माइंडलेस वायलेंस के बारे में। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया भी था, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक मॉइस्ट अटैक हुआ है, नक्सलवाद अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। उस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। छत्तीसगढ़ में ये पिछले 2 सालों में दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। एक अटैक शायद 2021 में हुआ था सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ पर भी कई सारे जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ ही टारगेट क्यों बना हुआ है? छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर अभी भी बस्तर रीजन में इतना ज़्यादा नक्सलवाद क्यों नज़र आता है, इसको यहाँ पे समझाया गया इस आर्टिकल में। मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में ये चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, एक सेकेंड को, यहाँ पर आप समझ जाओ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ये नक्सलवाद, मॉइस्ट, ये होते क्या हैं और करंट डेटा क्या बोलता है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं मॉइस्ट की या नक्सलवाद की या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कह लो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। चाहे आप मॉइस्ट बोलो, चाहे आप नक्सल्स बोलो, चाहे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बोलो, ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हर साल कहीं ना कहीं मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। करंट समय पर सिनेरियो क्या है इन नक्सलवादियों का, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, जो नक्सल को लेकर हिंसा है हमारे देश में वो पहले के मुकाबले कम हो गई है। 2019 से 2021 को जब आप कंपेयर करोगे तो लगभग 77% से जो ये नक्सलवादी इंसिडेंसेस हैं ये कम हुए हैं। और इसकी चक्कर में जो हमारे जवान हैं जो पहले शहीद हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो जो है कम हो चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो हालात है ना वो एक समय पर बहुत ख़राब हुआ करते थे 2019-2005 के अंदर में, वो चीज़ें भी थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी भी कई सारे नक्सल अटैक्स नज़र आते हैं।
तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे सिविलियंस हैं, है ना, जो आम नागरिक हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी यहाँ पर कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ हमारे देश में टॉप पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते। ठीक है, उसके बाद में झारखंड आ जाता है सेकंड नंबर पर, जहाँ पर भी कई बार जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं इन नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते। ठीक है, अब ये नक्सलवादी से संबंधित जो ये वायलेंस है, ये पहले ना 2010 में लगभग हमारे देश में 96 डिस्ट्रिक्ट में था। 96 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलवाद फैला हुआ था, जबकि 2021 में ये आप देख पाओगे कम होकर 46 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, और आगे और भी कम होगा। जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि अभी और डिस्ट्रिक्ट्स कम हो चुके हैं, नक्सलवाद और भी एरिया में कम हो चुका है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमें इसको टैकल करना ज़रूरी है। सवाल यह है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म होते कौन है, ये मतलब क्या ही रीज़न है, और ये नक्सलवाद कैसे बढ़ा, और अब यहाँ पर क्या चाहते हैं ये लोग। देखो, इसको समझो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वो लोग हैं जो चाहते हैं एक वायलेंट रिवोल्यूशन करना, यानी कि एक हिंसक क्रांति लेकर आना। ये लोग ना सरकार वगैरह को नहीं मानते, जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है उस चीज़ को यहाँ पर ये समझते नहीं हैं, उस चीज़ को नहीं मानते हैं। इनका पूरा काम है कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसको ख़त्म करना और सरकार को गिराना, और किस चीज़ पर, हथियार के दम पर, वेपन्स के दम पर, बंदूक के दम पर। तो ये यहाँ पर इनका मेन मकसद होता है। ये सरकार में बिलीव नहीं करते, अपना कंट्रोल यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर एरिया में लेकर आना चाहते हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर नक्सलवादी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इनको मिसगाइड कर दिया गया है, क्योंकि मिसगाइड करने के पीछे का भी रीज़न है। ऐसी आइडियोलॉजी का, यानी नक्सलवाद वाली आइडियोलॉजी के कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बाकी सारे लोगों को भी अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते हुए लेकर जाते हैं और अपना ग्रुप बड़ा कर जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न यह है कि सरकार के खिलाफ दो चार चीज़ें दिखा देंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट हुआ। ये जंगलों में कई सारी जो ट्राइब्स हैं, कई सारी जो जनजातियाँ हैं, उनकी कम्युनिटी रहा करती थी। अब हुआ क्या, सरकार का एक एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कि हम जंगलों को बचाएंगे, उसके लिए एक एक्ट लेकर आ गए। अब जैसे ही एक्ट आया, क्या कर दिया गया, जंगलों से उन सभी को हटा दिया गया जो जंगल में रह रहे थे, कि भाई हमें जंगल को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो आप यहाँ पे जंगल में नहीं रह सकते। उन सबको हटा दिया गया। अब जब उनको हटा दिया तो उनका जीवन वगैरह सब कुछ जंगल से चल रहा था, वो अब यहाँ पे जंगल से जब निकलते हैं तो जो मॉइस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ना, नक्सलवादी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वो इन तक पहुँचते हैं। इनको भी यहाँ पर दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, देखो क्या हो रही हैं, आप हमारे साथ में आओ। इनको पैसा दे दिया जाता है, हथियार पकड़ा दिया जाता है। अब क्या हो गया, वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से नक्सलवादी आइडियोलॉजी के अंदर बदल जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या जो नक्सलिज्म है वो हमारे देश में इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो एग्जैक्टली यही है। हालांकि सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के लिए। जैसे समाधान नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। समाधान एक लौता सोल्यूशन है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल कर सकता है। समाधान की फुल फॉर्म क्या है? एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इन सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है इस समाधान के अंदर में। तो समाधान क्या चीज़ को लेकर बोलता है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी हमारी सरकार ने कई सारे और भी यहाँ पर काम किए हैं। जैसे जैसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे नक्सलवादी जाता है, अलग अलग जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर बनाई हैं। कई सारे ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009-10 में स्टार्ट किया गया था, और जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को फैला दिया था। ग्रे हाउंड करके यहाँ पर चलाया गया था। ग्रे हाउंड बेसिकली यहाँ पर एक एंटी नक्सल फोर्स थी जो कि नक्सलवादियों से लड़ने में मदद करती हैं। तो इस फोर्स को यहाँ पर बनाया 1989 में, जिसको नाम दिया गया ग्रे हाउंड। इस प्रकार के कई सारे और काम भी यहाँ पर सरकार की साइड से किए गए हैं, बट नक्सलवाद थोड़ा कम हो गया है, अभी काफ़ी कम होना ज़रूरी है। सवाल यह है कि अभी भी छत्तीसगढ़ टॉप पर है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो स्टेट पुलिस है, वहाँ की जो राज्य की पुलिस है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है मॉइस्ट से लड़ने में। वो यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जबकि उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लोकल पुलिस ही जानती है उस लोकल एनवायरनमेंट को। उस लोकल एनवायरनमेंट की नॉलेज उनको प्रॉपर है, सबसे ज़्यादा है। अपने लोकल नेटवर्क्स को वहाँ की लोकल पुलिस समझती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस मैटर में खुद इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएं, इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से लड़ने में मदद करें। बट यहाँ पर जो स्टेट पुलिस है वो यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रही है आज के समय में छत्तीसगढ़ के अंदर में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है।
क्योंकि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसकी वजह से नक्सलवाद को ख़त्म किया गया। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब अपनी मॉइस्ट प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाए हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का रीज़न था कि इन्होंने जो है अपनी लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया। तो लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर इस आर्टिकल में दिया गया है। प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर रीजन है, क्योंकि बस्तर रीजन में ही सबसे ज़्यादा ये नक्सलवादी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर रोड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। रोड्स प्रॉपर वहाँ पर नहीं है, और प्रॉपर रोड्स का ना होना, इससे क्या होता है कि प्रॉपर आप कह सकते हो अपने ऑपरेशंस नहीं चला सकते, प्रॉपर कनेक्टिविटी उस एरिया में नहीं देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो ये बस्तर रीजन है, इसमें जो साउथ बस्तर रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कंट्रोल है सरकार का, प्रशासन का बहुत ज़्यादा कम कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्ट हैं इनको बढ़ने का मौका मिल जाता है इस रीजन में, अपने आप को पालते रहते हैं इस रीजन में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सोल्यूशन दिए गए। लास्ट में हमारा ये आर्टिकल और है, जैसे मैंने बोला कल मैं आपके साथ में कुछ डेटा फैक्ट्स के साथ में इस आर्टिकल को डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा कल का इंतजार करो। बाकी हमारे पास में एडिटोरियल में और कुछ नहीं है। कहोगे ये है, तो भाई कल का थंबनेल देखो, कल के थंबनेल में हमने इसको डिस्कस किया है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने आपको डार्विन की थ्योरी बताई थी ना, तो वही डार्विन की थ्योरी यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी है वो यहाँ पर किताबों से नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट प्रूवन है, 150 साल से प्रूव कर दी गई है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो इस चक्कर में डार्विन की थ्योरी नहीं हटानी चाहिए, ये इनका यहाँ पर कहना है स्कूल टेक्स्ट बुक से। ठीक है, बाकी क्या था ये मामला वो मैंने कल के वीडियो में दिखाया है। इवन यहाँ पर कल का वीडियो जब आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो थंबनेल वाला आर्टिकल है वही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद अपने लेक्चर को हम करेंगे समाप्त। तो प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की गई है, 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। हमारे भारतीय संविधान में कौन सा शेड्यूल है जहाँ पर एंटी डिफेक्शन को लेकर जो कुछ प्रोविजंस है वो रखे गए हैं। एंटी डिफेक्शन समझते हो ना? डिफेक्शन मतलब क्या होता है? एक पार्टी को बदलना, दल बदल करना, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी, ऐसे ही यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो किया करते हैं। तो इस काम को रोकने के लिए क्या किया गया? एंटी डिफेक्शन लेकर आया गया कि एंटी डिफेक्शन के तहत कोई यहाँ पर एक दो व्यक्ति अचानक से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर ये काम करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सीधे सीधे। बट यहाँ पर डिफेक्शन किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक अलग से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके बारे में इस डिफेक्शन लॉ में मेंशन किया है। तो ये जो सारी बातें एंटी डिफेक्शन को लेकर वो कौन से शेड्यूल में मेंशनड हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में यहाँ पर इसके बारे में सारी की सारी जो बात है वो की गई है। दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।